यदि दो तरंगों का कलांतर 60 डिग्री है, यदि दो तरंगों का कलांतर 60 डिग्री है, यदि दो तरंगों का कलांतर 60 डिग्री है, तो पथांतर ज्ञात कीजिए। तो पथांतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख लेना। नंबर फर्स्ट 2 लेमडा, नंबर सेकेंड 4 लेमडा, नंबर थर्ड लेमडा बाई 6, नंबर 4 लेमडा बाई 4। सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया है, कलांतर यानी फाई कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो हमें फाई दे दिया और हमसे पूछ क्या रहा है, पथांतर। पथांतर ही पूछा है ना, डेल्टा एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या होता है, डेल फाई बाई 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स बाई लेमडा। इसका मान रख दो, फाई का कितना है, पाई बाई 3 पूरे के बटे 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स बटे लेमडा। तो देखोगे 3 नीचे आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 1/6 बराबर डेल्टा एक्स बटे लेमडा। लेमडा को उधर खिसका दो तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, लेमडा बटे 6। ये हो जाएगा आंसर। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25/16 है। अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 25/16 है। तो आयाम व तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। 25/16 है, तो आयाम व तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखना तुम्हें क्या बोला है, अधिकतम यानी आई मैक्स और न्यूनतम यानी आई मिन का अनुपात कितना दिया है तुम्हें, 25/16। तुमसे पूछा क्या है, A1/A2 बराबर क्वेश्चन मार्क और I1/I2 क्वेश्चन मार्क। मतलब अधिकतम न्यूनतम तीव्रता का अनुपात दिया है, आयाम और तीव्रता का अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा कहानी, आई मैक्स बटे आई मीन बराबर लिख सकते हैं A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2 पूरे का क्या कर दें, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए मैक्स, ये क्या हो जाएगा, ए मीन। तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान तो हमें दिया है कितना, 25/16। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, कितना बचेगा ये, 5/4। यानी कि A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2 का मान है 5/4, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। इसका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर कर देते हैं 4A1 प्लस 4A2 बराबर 5A1 माइनस 5A2। A2 को एक तरफ, A1 को एक तरफ, तो इधर कितना है, 5A1 है, तो इधर लिख दे रहे हैं 4A1 माइनस 5A1 बराबर, इधर पे क्या हो जाएगा, -5A2 माइनस 4A2। तो ये कितना हो जाएगा, -4A1 माइनस +4A1 माइनस 5A1, कितना बचेगा, -A1 बराबर, इधर पर -5 - 4 कितना हो जाएगा,
-9a2, माइनस से माइनस दोनों का कट जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 बराबर 9, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। हमसे यही पूछा था A1/A2। अब इसका I1/I2 पूछा है, I1/I2, तो क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर, यानी 9/1 का स्क्वायर कर दो, तो आ जाएगा I1/I2 बराबर 81/1। तो हमसे आयाम और तीव्रता पूछा था। किसी दो स्रोतों के मध्य पथांतर, किसी दो स्रोतों के मध्य पथांतर, किसी दो स्रोतों के मध्य पथांतर लेमडा होने पर, किसी दो स्रोतों के मध्य पथांतर लेमडा होने पर तीव्रता के है, कैपिटल के रहेगा, तीव्रता के है, तो उसी बिंदु पर, तो उसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो उसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां पथांतर लेमडा बाई 3 है, जहां पथांतर लेमडा बाई 3 हो। सॉल्व करो। देखते हैं क्या आंसर आएगा। हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि जब तीव्रता ऐसा पथांतर लेमडा होता है तो उस समय तीव्रता के होती है। अगर पथांतर कितना हो जाए लेमडा बाई 3, तो उस समय तीव्रता क्या होगी ज्ञात करो। तो जब पथांतर लेमडा था तो तीव्रता के थी, तो जब पथांतर लेमडा बाई 3 हुआ तो उसमें कलांतर क्या होगा पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। तो देखना, हम लोगों को कलांतर का फार्मूला पता है, 5/2 पाई बराबर डेल्टा एक्स बाई लेमडा। पथांतर दिया है, ये क्या है डेल्टा एक्स पथांतर, ये क्या है तीव्रता। उसने ये बोला है ना कि जब पथांतर लेमडा होता है तो तीव्रता के, जब लेमडा बाई 3 होगा तो तीव्रता क्या होगी ज्ञात करो। तो यहाँ से 5/2 पाई डेल एक्स का मान कितना लेमडा बाई 3 इंटू 1/लेमडा, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 पाई को इधर खिसका दो, पाई कितना आ गया 2 पाई/3। तो हमारे पास कलांतर आ गया। अब कलांतर आ गया तो हम लोगों का फार्मूला जो है आई का, आई परिणामी बराबर क्या होता है आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। और इसको देखोगे तो हम पहले बताए थे आई परिणामी क्या होता है 4a² कॉस स्क्वायर 5/2 या डेल्टा बाई 2 या थीटा बाई 2। तो ये 4a कब आता है जब तीव्रता क्या हो अधिकतम, यानी आई मैक्स √I1 √I2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है, और इसी को हम लोग हटा करके क्या लिख दे रहे हैं आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से आई परिणामी हमसे पूछ रहा है कितना होगा, आई मैक्स कितना के कॉस स्क्वायर फाई का मान कितना है 2 पाई/3 और इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, पाई बाई कितना बचा 3, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री। तो के कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2, तो के 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, आई परिणामी बराबर K/4। तो ये हो जाएगा आंसर कितना K/4। और ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2014 में।
दो प्रकाश स्रोत, दो प्रकाश स्रोत किसी बिंदु P पर व्यतिकरण कर रहे हैं। दो प्रकाश स्रोत किसी बिंदु P पर व्यतिकरण कर रहे हैं। दो प्रकाश स्रोत किसी बिंदु P पर व्यतिकरण कर रहे हैं। यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अधिकतम की आधी है, तो उस बिंदु पर कालांतर ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु पर कालांतर ज्ञात कीजिए। कर रहे हैं व्यतिकरण, तो उसमें जो परिणामी तीव्रता है वो अधिकतम तीव्रता की आधी है। परिणामी तीव्रता अधिकतम तीव्रता की आधी। ये बोला है कि जो परिणामी तीव्रता है यानी आईपी मतलब परिणामी तीव्रता, अधिकतम यानी आई मैक्स का क्या हो गया, आधा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कालांतर यानी फाई। तो फाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से फार्मूला आई परिणामी बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाई टू। तो आई परिणामी का मान कितना है, आई मैक्स बाई टू बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। आई मैक्स से आई मैक्स कैंसल, इसका स्क्वायर इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, रूट, यानी 1/2 पूरे का रूट। इधर कितना बचेगा, कॉस फाइव बाई टू, इसका स्क्वायर इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 1/√2, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये कितना हो गया, कॉस फाइव बाई टू। 1/√2 किसका मान होता है, कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री को हम लोग पाई/4 भी लिख सकते हैं। तो कॉस 45 डिग्री को हम लिख देते हैं पाई/4 बराबर कॉस 5/2। कॉस से कॉस कैंसल और 2 2 जा 4, तो फाई कितना आ गया, पाई/2, या इसी को लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो कालांतर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आंसर। में 5000 एंगस्ट्रॉन्ग की तरंग दैर्ध्य की एक प्रकाश, YDSE में 5000 एंगस्ट्रॉन्ग की तरंग दैर्ध्य की एक प्रकाश झिर्री पर आपतित होता है, झिर्री पर आपतित होता है। झिर्री से पर्दे की दूरी 2 मीटर है। झिर्री से पर्दे की दूरी 2 मीटर है, वह झिर्री के मध्य दूरी 1 मीटर है, सॉरी 1 मिलीमीटर है, झिर्री से पर्दे की दूरी 2 मीटर है तथा झिर्री के मध्य दूरी 1 मिलीमीटर है, तथा झिर्री के मध्य दूरी 1 मिलीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट फ्रिंज चौड़ाई, नंबर फर्स्ट फ्रिंज चौड़ाई। नंबर सेकेंड कोणी चौड़ाई, नंबर सेकेंड कोणी चौड़ाई। नंबर थर्ड केंद्र से चौथी चमकीली फ्रिंज की दूरी, नंबर थर्ड केंद्र से चौथी चमकीली फ्रिंज की दूरी। नंबर फोर्थ
पर्दे के केंद्र से पांचवी काली फ्रिंज की दूरी, पर्दे के केंद्र से पांचवी काली फ्रिंज की दूरी। सॉल्व करो। दिया है क्वेश्चन में, तुम्हें बोल रहा है कि तरंग दैर्ध्य लेमडा कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर। पर्दे की दूरी दिया है 2 मीटर। झिर्री या स्लिटों के मध्य की दूरी दिया है 2 mm, तो उसको कर देते हैं मीटर में। एक बोला है 1 × 10⁻⁻3। ये तीन चीजें दिया है। नंबर फर्स्ट हमसे पूछा है फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई मतलब बीटा क्या होता है, लेमडा डी बटे स्मॉल डी। लेमडा का मान 5 × 10⁻⁷ इंटू 2 डिवाइड 10⁻⁻3। -7 से 3 कटेगा, -4, 5 दूना 10, यानी कि 10 × 10⁻⁻4। एक जीरो हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 mm बीटा बराबर। सेकेंड नंबर क्या पूछा था, सेकेंड नंबर पूछा है कोणीय चौड़ाई यानी अल्फा या WA क्या होता है, लेमडा बटे डी। तो लेमडा का मान 5 × 10⁻⁷ और डी का मान कितना है 10⁻�3। ये इससे कटेगा, कितना बचेगा 10⁻⁴। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर 0.5 × 10⁻⁻3। अगला तीसरा पूछा है केंद्र से चौथी चमकीली, तो डेल्टा x4 चमकीली क्या होगा, चमकीली पूछा है तो सूत्र होगा n लेमडा डी बटे डी। n का मान कितना 4, लेमडा 5 × 10⁻⁷ इंटू 2 डिवाइड 10⁻⁻3। तो इसको इससे उड़ा दो 10⁻⁻4। ये कितना 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 × 10⁻⁴ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 mm। तो ये कितना जाएगा, ये 4 mm। ये हो गया x4 यानी चौथी चमकीली। फोर्थ नंबर पूछा था हमसे पांचवी काली, तो काली पूछा है तो काली के लिए सूत्र क्या होगा 2n-1 लेमडा डी बटे 2d। तो यहाँ पर 2 × n का मान कितना रखेंगे 5, क्योंकि वो पांचवी काली पूछा है। लेमडा 5 × 10⁻⁷ d2 डिवाइड 2 × 10⁻⁻3। 2 से 2 कैंसल, ये इससे 10⁻⁴। 2 पंचे 10 -1 9, 9 पना 45, तो आ जाएगा 4.5 × 10⁻⁻3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 4.5 mm। ये हो गया डेल्टा x फिफ्थ काली। यदि लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, यदि लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, कैपिटल डी बराबर 2 मीटर, स्मॉल डी बराबर 2 मिलीमीटर है, तो 10वीं चमकीली व 6वीं काली, तो 10वीं चमकीली व 6वीं काली फ्रिंज के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। 10वीं चमकीली व 6वीं काली फ्रिंज के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया है, लेमडा बराबर
6000, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। कैपिटल डी दिया है 2 मीटर, स्मॉल डी दिया है 2 मिलीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तुमसे पूछ रहा है क्या, 10वीं चमकीली और 5वीं काली, 5वीं, 6वीं काली के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछा है। चमकीली का फार्मूला क्या होता है, n लेमडा d/d माइनस 2n-1 लेमडा d/2d। तो देखोगे यहाँ से लेमडा d/d कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, n-2n-1/2 ये बचेगा। इस n का मान, ये चमकीली का है, ये किसका है, काली का, तो इसका मान रख देते हैं। इसका मान कितना है, 10वां चमकीला माइनस 2 इंटू 6वीं काली माइनस 1 डिवाइड 2, और इधर लेमडा d/d ये रहेगा ही। तो कितना आ जाएगा इधर, इसका इससे मल्टीप्लाई, लेमडा d/d 20 माइनस 6×2 - 1 11 और बटे 2। तो 20 माइनस 11 कितना, 9/2। तो यहाँ से हम लोग लेमडा का मान रखते हैं कितना, 6×10⁻⁻7 इंटू डी का मान 2, इसका मान 9/2 इंटू डी का मान कितना, 2 इंटू 10⁻⁻3। तो 2 से 2 कैंसिल, 2×3 6, 9×3 27, ये इससे कट जाएगा 10⁻⁻4। तो आएगा कितना, ये जो वैल्यू है ये आ रही है तुम्हारी 27 है ना, 2.7 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हटा करके लिख सकते हैं हम लोग 2.7 mm। ये हो जाएगा हमारा आंसर। YDSE को λ1 तरंग व λ2 तरंग से क्रमशः प्रकाशित किया जाता है। YDSE में λ1 तरंग व λ2 तरंग से क्रमशः प्रकाशित किया जाता है। यदि λ1 के संगत 8वीं चमकीली, यदि λ1 के संगत 8वीं चमकीली व λ2 के संगत 5वीं काली फ्रिंज एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, या संपाती भी बोल सकते हो। 8वीं चमकीली व 5वीं काली फ्रिंज एक दूसरे पर संपाती या अध्यारोपित होती हैं, तो λ1/λ2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो λ1/λ2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। λ1/λ2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 8वीं जब चमकीली थी तो इसका तरंग दैर्ध्य λ1, जब 5वीं काली थी तब इसका तरंग दैर्ध्य λ2।
एक दूसरे क्या होते हैं, संपाती। संपाती मतलब दोनों का मान क्या होगा, बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका एन लेमडा 1 d/d बराबर n8 यानी 8वीं चमकीली। इधर क्या लिखेंगे, 2n-1 λ2d/2d, क्योंकि ये क्या है, चमकीली, और ये किसका फार्मूला है, काली का। तो बोलता है संपाती है यानी एक दूसरे के बराबर है, तो डी से डी, डी से डी, जय श्री राम। एन का मान 8, इधर कितना बचेगा, λ1, यहाँ पे एन का मान 5 -1 λ2/2, तो ये 2×5 = 10, 5 ही बोला है ना, और यहाँ पे -1 9, इसको इधर खिसका दो, कितना आ जाएगा, 16 λ1 बराबर 9 λ2, तो λ1/2 बराबर 9/16। क्वेश्चन, तुम्हें क्या बोला था, बोला है कि तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷ मीटर। स्लिट के मध्य की दूरी दिया है 1 mm, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। तुमसे पूछा है कि पर्दे पर कुल उच्चिष्टों की संख्या कितनी होगी, यानी कि n चमकीली का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो हमें पता है डेल्टा x बराबर d साइन थीटा, यही होगा। तो डेल्टा x बराबर n लेमडा बराबर d का मान कितना है, d को रहने ही देते हैं, मान लेते हैं कि साइन थीटा का मान बहुत अल्प है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, ऐसे थीटा, ठीक है। तो साइन को साइन थीटा ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान ज्ञात करना है, d/लेमडा, कितना आ जाएगा, d/लेमडा साइन थीटा। तो n बराबर d का मान 10⁻³ लेमडा का मान 5 × 10⁻⁷, ये इससे उड़ जाएगा, तो कितना बचेगा, 10⁻⁴, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 10,000/5, कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है, साइन थीटा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर n/2000, यानी कि n के 2000 मान आ सकते हैं, कैसे कैसे, n/1, n/2, n/3, n/4, ऐसे करके 2000 बार। तो सीधा सा बोले तो n का मान कितना आएगा, 2000, लेकिन हमसे वो पूछा क्या है, उच्चिष्ट की संख्या। तो उच्चिष्ट की संख्या ये नहीं है, ये n का मान है, और n क्या है, चमकीली, हमसे वो उच्चिष्ट पूछा है, और उच्चिष्ट की संख्या हो जाएगी कुल कितनी, ये हमारा हो गया केंद्रीय फ्रिंज। तो 2000 ऊपर बनेंगी और 2000 फ्रिंजें नीचे बनेंगी, कुल कितनी बन गई, 2 2 4 और एक ये 4001 फ्रिंज टोटल बनेंगे। तो उच्चिष्ट कितना बन गया, उच्चिष्ट बनेगा 4001। कौन कौन, 2000 अप बनेंगी, 2000 डाउन बनेंगी, और एक कहाँ बनेगा, सेंटर। तो कुल कितनी फ्रिंज हो जाएंगी, 4001। ऐसा क्वेश्चन लिखना, एक तरंग y1 बराबर a sin ओमेगा t, एक तरंग y1 बराबर a sin ओमेगा t, व दूसरी तरंग y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस π/3, व दूसरी तरंग y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस π/3 है, तो अध्यारोपण के पश्चात, है तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी आयाम का मान ज्ञात कीजिए।
चलो इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो लिखना, दो एक समान तीव्रता की तरंगे, दो एक समान तीव्रता की तरंगों की, दो एक समान तीव्रता की तरंगों की अध्यारोपण से, अध्यारोपण से अधिकतम तीव्रता 100 मात्रक प्राप्त होती है, अधिकतम तीव्रता 100 मात्रक प्राप्त होती है, अधिकतम तीव्रता 100 मात्रक प्राप्त होती है, यदि एक तरंग का आयाम, यदि एक तरंग का आयाम 20% कम कर दिया जाए तो, यदि एक तरंग का आयाम 20% कम कर दिया जाए तो अधिकतम तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम तीव्रता ज्ञात कीजिए, सॉल्व करो। बोलो। अधिकतम तीव्रता आई मैक्स का मान दिया है 100 मात्रक या 100 यूनिट, लेकिन हमें पता है कि जब तीव्रता क्या होती है, समान, जब तीव्रता समान होती है तो आई मैक्स कितना आता है, 4i। कैसे, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 रूट आई का स्क्वायर, जहाँ से आता है 4i। तो अगर आई मैक्स का मान 4i है, जबकि आई मैक्स का मान हमें दिया है, तो 100 बराबर 4i, 25 चौको 100, तो आई कितना आ गया, 25। हमसे तीव्रता पूछता तो 25 होता, लेकिन हमसे वो आयाम पूछ रहे हैं, तो हमें पता है ना कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, रूट आई, यानी कि ए बराबर रूट 25 बराबर 5। लेकिन वो हमसे आयाम पूछा है, लेकिन कब, जब एक आयाम को कितना कम कर दें, 20%। तो जब 20% कम कर देंगे तो मान कितना होगा, तो इसको मान लेते हैं ये क्या है, A1। तो 20% कम, किसका 20%, 5 का। कम कर रहे हैं मतलब घटेगा, कितना, 20%, यानी 20/100, किसका 20%, 5 का। तो आ जाएगा कितना, 5 × इसको इससे उड़ा दो, कितना आ जाएगा, 20, 20 से इसको उड़ा दो, कितना आ जाएगा, 1। तो आएगा 5 - 1, A2 कितना आ जाएगा, 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यंग के प्रयोग में 0.3 mm, यंग के प्रयोग में 0.3 mm की दूरी पर स्थित, की दूरी पर स्थित स्लिटों को एक वर्णी प्रकाश से, स्लिटों को एक वर्णी प्रकाश से प्रदीप्त किया गया है, प्रदीप्त किया गया है, यदि पर्दा 1.5 मीटर की दूरी पर रखा है, यदि पर्दा 1.5 मीटर की दूरी पर रखा है, वह, यदि पर्दा 1.5 मीटर की दूरी पर रखा है, वह दूसरी चमकीली फ्रिंज की केंद्र से दूरी, वह दूसरी चमकीली फ्रिंज की केंद्र से दूरी 6 mm है,
तो तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। तो तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन में? बुलाओ, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? कैपिटल डी 1.5 मीटर, 0.3 mm। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 को 3 × 10⁻⁻⁴ और क्या दिया है तुम्हें? चमकीली, कौन सी चमकीली दिया? दूसरी। तो n बराबर 2, दूसरी चमकीली। और डेल्टा x का मान कितना दिया है? 6 mm। तो 6 mm दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ मीटर। तुमसे पूछा क्या है? तरंगदैर्ध्य लेमडा। तो सॉल्व कर देते हैं। चमकीला बोला है, यानी डेल्टा x बराबर n लेमडा d बाई डी। तुमसे लेमडा पूछ रहा है तो इसको इधर कर दो। डेल x इंटू डी बाई n इंटू कैपिटल डी बराबर लेमडा। यहाँ से लेमडा का मान रख करके सॉल्व कर लो। डेल्टा x कितना है? 6 × 10⁻³ स्मॉल डी कितना है? 3 × 10⁻⁴ डिवाइड n कितना है? 2। कैपिटल डी कितना है? 1.5। तो 1.5 × 2 = 3, 2 एकम 2, -3 - 4 7। तो लेमडा कितना आ जाएगा? 6 × 10⁻⁷ मीटर, या लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। ऊर्जा, हाँ उसी में ही लिखना है। ऊर्जा, पहले ही पॉइंट में भी लिखना है पूरा। ऊर्जा निम्न तीव्रता वाले बिंदुओं से, ऊर्जा निम्न तीव्रता वाले बिंदुओं से उच्च तीव्रता वाले बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा निम्न तीव्रता वाले बिंदुओं से उच्च तीव्रता वाले बिंदुओं पर स्थानांतरित हो जाती है। सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट लिखना, व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण की घटना अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में संभव है। व्यतिकरण की घटना अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में संभव है। थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट लिखना, ध्वनि तरंगों का भी व्यतिकरण होता है। ध्वनि तरंगों का भी व्यतिकरण होता है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य की अनुप्रस्थ? ध्वनि तरंगों का भी व्यतिकरण होता है। लास्ट और आखिरी पॉइंट लिख लेना, चौथा। व्यतिकरण की घटना केवल, व्यतिकरण की घटना केवल कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, ब्रैकेट में लिखना, फाई नियत,
फाई नियत। मतलब कला संबद्ध का मतलब क्या होता है, कलांतर क्या होना चाहिए, नियत, तभी तभी व्यतिकरण होगा, अदरवाइज नहीं होता है। ब्रैकेट बंद कर देना, उसके बाद लिखना में ही संभव होता है, यानी कि व्यतिकरण की घटना केवल कला संबद्ध स्रोत में ही संभव है। और कला संबद्ध स्रोत का मतलब होता है कलांतर क्या है, नियत। लिखे नीचे लिखना। अब ये नोट खत्म हो गया है। उसके बाद लिखना, लेफ्ट साइड में लिखना कला संबद्ध स्रोत, और राइट साइड में लिखना कला असंबद्ध स्रोत में अंतर लिख रहे हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो कला संबद्ध व कला असंबद्ध स्रोत में अंतर। कला संबद्ध व कला असंबद्ध स्रोत में अंतर। कला संबद्ध व कला असंबद्ध स्रोत में अंतर। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कला संबद्ध स्रोत के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, आवृत्ति समान होनी चाहिए, और दूसरा कलांतर नियत होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो वो स्रोत कैसा होगा, कला संबद्ध। लिख चुके। कला संबद्ध स्रोत में पहला पॉइंट लिखना, कला संबद्ध स्रोत में अंतर में करके पहला पॉइंट लिखना, दो स्रोत जिनकी आवृत्ति समान, दो स्रोत जिनकी आवृत्ति समान, आवृत्ति समान के नीचे अंडरलाइन कर दो किसी अलग कलर पेन से, आवृत्ति समान व कलांतर नियत, व कलांतर नियत। कलांतर नियत के नीचे भी अंडरलाइन कर लेना। ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, आवृत्ति समान होगी और कलांतर नियत होगा, होता है। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल, दो लेजर स्रोत, लेजर लाइट देखे हो ना तुम लोग, उसी की बात हो रही है। दो लेजर स्रोत, कला असंबद्ध में आ जाओ। लिखना, दो स्रोत जिनकी आवृत्ति, दो स्रोत जिनकी, दो स्रोत जिनकी आवृत्ति असमान हो, दो स्रोत जिनकी आवृत्ति असमान हो या कलांतर नियत न हो, या दोनों हो। मतलब या तो आवृत्ति अलग हो या फिर कलांतर अलग हो, या फिर दोनों हो जाए, कलांतर भी चेंज हो जाए और आवृत्ति भी चेंज हो जाए। तो एक हो या कलांतर या आवृत्ति, या दोनों हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, दो सोडियम लैंप या दो स्वतंत्र स्रोत, दो स्वतंत्र स्रोत, दो सोडियम लैंप या दो स्वतंत्र स्रोत। लिखे। कला संबद्ध में सेकेंड पॉइंट लिख लेना, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता IP बराबर, परिणामी तीव्रता IP बराबर
I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 cos phi। कला संबंध में लिखना परिणामी तीव्रता IP बराबर I1 प्लस I2। कला असंबद्ध में लिखना IP बराबर I1 प्लस I2। लिखे। अगला पॉइंट लिखना कला संबद्ध में व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है, और उसके बगल में लिख लेना पड़ोसी के देश में व्यतिकरण नहीं होता है। लिख चुके? तो लिखना अगला हेडिंग कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधि। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधि यानी कला संबद्ध स्रोत कैसे प्राप्त करते हैं। तो हेडिंग डाल देना कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधि। लिखना नंबर फर्स्ट कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधि में नंबर पहला तरंगाग्र का विभाजन करके। नंबर पहला तरंगाग्र का विभाजन करके। तरंगाग्र का विभाजन करके। एग्जाम्पल लिखना जो लिखे हो ना तरंगाग्र का विभाजन करके, ये तो बस बता दिए कैसे होता है, एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल YDSE। तो YDSE में क्या होता है तरंगाग्र का विभाजन। दूसरा लिखना आयाम का विभाजन करके। पहला तरंगाग्र का विभाजन कर दो और दूसरा आयाम का विभाजन। तो सेकेंड नंबर लिखना आयाम का विभाजन करके। तो इन दो तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं कला संबद्ध स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। तो आयाम का विभाजन करके एग्जाम्पल लिखना नंबर फर्स्ट। आयाम का विभाजन करके नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखना पतली फिल्म में व्यतिकरण का होना। फिल्म पतली फिल्म में व्यतिकरण का होना। सेकेंड एग्जाम्पल लिखना सेकेंड एग्जाम्पल साबुन के पानी वाले बुलबुले का रंगीन दिखना। साबुन के पानी वाले बुलबुले का रंगीन दिखना। तो ये सब होता किसके कारण है व्यतिकरण के कारण। बस तरीका दोनों का क्या है अलग अलग। एक में तरंगाग्र विभाजित होता है जबकि दूसरे में आयाम। YDSE को लाल रंग के बिंदु स्रोत से प्रकाशित किया जाता है। YDSE को लाल रंग के बिंदु स्रोत से प्रकाशित किया जाता है यदि यदि एक स्रोत के सामने यदि एक स्रोत के सामने पीले रंग की छन्नी लगा दी जाए तो यदि एक स्रोत के सामने पीले रंग की छन्नी
लगा दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि एक स्रोत के सामने पीले रंग की छन्नी लगा दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों स्रोत कला असंबद्ध हो जाएंगे। आंसर लिखना क्वेश्चन का, दोनों स्रोत कला असंबद्ध हो जाएंगे क्योंकि क्योंकि दोनों प्रकाश स्रोत की आवृत्ति अलग अलग है और व्यतिकरण के लिए आवृत्ति का समान होना जरूरी है। एक है लाल प्रकाश, उसमें हम लोग लगा दिए पीली छन्नी, तो अब पीला और लाल दोनों हो गया ना, तो आवृत्ति क्या हो गई? बदल गई। आवृत्ति बदल गई तो व्यतिकरण नहीं होगा। लिखना, दोनों स्रोत कला असंबद्ध होंगे क्योंकि दोनों प्रकाश स्रोत की आवृत्ति क्योंकि दोनों प्रकाश स्रोत की आवृत्ति अलग अलग है। क्योंकि दोनों प्रकाश स्रोत की आवृत्ति अलग अलग है इसलिए व्यतिकरण नहीं होगा। इसलिए व्यतिकरण नहीं होगा। और जब व्यतिकरण नहीं होगा तो फ्रिंज चौड़ाई का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि पर्दे को स्रोत के लंबवत रखा जाए तो यदि पर्दे को स्रोत के लंबवत रखा जाए तो फ्रिंजे फ्रिंजे संकेंद्रीय वृत्ताकार बनती हैं। तो फ्रिंजे संकेंद्रीय वृत्ताकार बनती हैं। तो फ्रिंजें संकेंद्रीय वृत्ताकार बनती हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हम लोग YDSC को देखें तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सोर्स। इसके सामने हम लोग क्या लगा दे रहे हैं? स्लिट S2 और ये S1। इसके केंद्र से हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया? पर्दा। तो ये क्या हो गया? पर्दे का केंद्र। तो जब हम लोग पर्दे को स्लिट के पैरेलल रखते हैं, मतलब समांतर, तो फ्रिंजें कैसी बनती थी? इस टाइप की। ये हो गई चमकीली, फिर ये चमकीली, फिर ये चमकीली, इधर फिर चमकीली, फिर ये चमकीली और फिर ये चमकीली। तो यानी कि ये क्या हो जाती थी? चमकीली, ये भी चमकीली, ये भी चमकीली। ये बीच में जो है ये सब क्या होती थी? काली। ये भी क्या होगी? काली। तो अगर जो पर्दा है स्लिट के समांतर रखोगे तो फ्रिंज इस तरह से बनती थी। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर लंबवत रख दे, मतलब पर्दे को ऐसे लगा दे, ठीक है, पर्दा पहले समांतर था, अब पर्दा कैसा हो गया? लंबवत। तो बोलता है कि जो फ्रिंजें होती हैं वो कैसी बनेंगी? संकेंद्रीय वृत्ताकार। यानी कि ये हो गया इसका केंद्र और इसके चारों ओर फ्रिंजें बनेंगी। इस तरह से सभी फ्रिंजें बनती जाएंगी। और ये क्वेश्चन जेई में आया था कि यदि पर्दे को स्लिट के लंबवत रख दिया जाए तो फ्रिंज कैसी बनती है?
देखना क्या बोलता है कि ये हमारा क्या हो गया, सोर्स, और इसके सामने हम लोगों ने क्या लगा रखा है, स्लिट। ये हो गया S2, ये हो गया S1, और इसके सामने हम लोग क्या लगा देते हैं, पर्दा, और ये हो गया पर्दे का सेंटर। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर इन दोनों स्लिटों या बोले दोनों सोर्स, क्योंकि सोर्स यहाँ है और यहाँ से इसका क्या हो जाता है, विभाजन, तो सोर्स अब कितने हो जाएंगे, दो, लेकिन आवृत्ति दोनों की समान होती है क्योंकि दोनों का स्रोत क्या है, एक ही है। तो ये बोलता है कि अगर इन दोनों के बीच की ये जो दूरी होती है d, इसको क्या कर दे, शून्य, d कितना कर दें, लगभग शून्य कर दें, तो जो पहली काली फ्रिंज होती है वो कहाँ बनती थी, केंद्र के ऊपर और केंद्र के नीचे। तो बोलता है कि अगर दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को 0 कर दिया जाए तो जो पहली काली होती है वो कहाँ बनती है, अनंत पर। अनंत पर कौन बनेगा, पहली या फर्स्ट काली। अगर पहली काली अनंत पर बन रही है तो पर्दे पर केवल क्या दिखाई देगा, चमकीली फ्रिंज, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि पूरे पर्दे पर एक समान तीव्रता की सिर्फ चमकीली फ्रिंजें दिखाई देंगी, काली दिखाई ही नहीं देंगी। तो नोट डाल के लिखना इस कॉन्सेप्ट को, नोट डाल के लिखना, यदि दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी, यदि दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी को लगभग शून्य कर दिया जाए तो यदि दोनों स्रोतों के मध्य की दूरी को लगभग शून्य कर दिया जाए तो पहली काली या अदीप्त फ्रिंज, तो पहली काली या अदीप्त फ्रिंज अनंत पर बनती है, पहली काली या अदीप्त फ्रिंज अनंत पर बनती है, अतः पर्दे पर एक समान तीव्रता दिखाई देता है, अतः पर्दे पर एक समान तीव्रता दिखाई देता है। लिख चुके। द्वि स्लिट प्रयोग में स्रोत के सामने कांच की पट्टिका लगा दे तो, द्वि स्लिट प्रयोग में स्रोत के सामने कांच की पट्टिका लगा दे तो द्वि स्लिट प्रयोग में स्रोत के सामने कांच की पट्टिका लगा दे तो देखना, स्रोत के सामने पट्टिका, लेकिन किसकी, कांच की, लगा दे तो क्या होगा, कहानी सेम है। ये क्या हो गया हमारा सोर्स, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, स्लिट S2 S1, और इसके केंद्र से ये क्या हो गया, पर्दा, ये हो गया उसका सेंटर, ये है पर्दा, ये है कौन, बिंदु P। तो प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी, यहाँ से भी चलेंगी, यहाँ से तरंगाग्र के रूप में आएंगी। तो अगर ये तरंगाग्र के रूप में आ रही है तो ये है इसका सेंटर O, इसको भी इससे मिला देते हैं, ये कोण कितना बन जाएगा, थीटा। तो वो बोलता है कि इनमें से किसी के भी सामने क्या लगा दो, कांच की पट्टिका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्रोत के सामने कांच की पट्टिका लगा दिए, जिसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू। ये क्या है, कांच की पट्टिका। तो बोलता है कि अगर कांच की पट्टिका लगा दे तो क्या हो जाएगा, व्यतिकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो स्रोत है वो
समान है, यानी कि आवृत्ति समान है, और अगर आवृत्ति समान है तो व्यतिकरण होगा, और व्यतिकरण होगा तो पूरी कहानी होगी। तो अगर देखोगे हम लोग पट्टिका लगा देंगे तो पथांतर थोड़ा अतिरिक्त आ जाएगा, यानी जो अतिरिक्त पथांतर है वो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, पट्टिका लगाने से उत्पन्न पथांतर। अच्छा, पट्टिका की मोटाई जो है वो क्या है, टी। पट्टिका की मोटाई क्या है, टी। अपवर्तनांक क्या है, म्यू। तो उत्पन्न पथांतर डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये कहाँ पढ़े थे, तुम लोगों को पढ़ाए थे वास्तविक और आभासी गहराई वाला फार्मूला। तो वहाँ पर यस तो वास्तविक बराबर क्या आता था, म्यू माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो एच क्या था, हाइट, यहाँ पे टी क्या है, मोटाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो हमारे पास डेल्टा एक्स का मान आ गया, लेकिन हमें पता है फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर क्या होता है, लेमडा डी बटे डी। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा में कोई ना कोई फर्क तो जरूर पड़ेगा। अब क्या फर्क पड़ता है उसको देखना चाहें तो यहाँ से ये पर्दे की दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी, और ये दूरी कितनी है, स्लिट की स्मॉल डी। तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये दूरी क्या होती है, ये बीटा, चमकीली से चमकीली या काली से काली, तो ये दूरी बीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर बीटा बटे कर्ण। तो कर्ण इसमें ये है, दिख रहा है, तो कर्ण का मान कितना ले, बोलो। कर्ण जो है अतिरिक्त पथांतर दे रहा है, यानी कि हमें क्या देगा, डेल्टा एक्स देगा, यही ना देगा, देख लेते हैं क्या है। तो साइन थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स का मान कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर, इधर क्या है, डी टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है बीटा, आधार कितना है डी। तो म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर डी, और लंब कितना है बीटा, और आधार कितना है डी। तो यहाँ से म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर डी, बीटा का मान कितना है, लेमडा डी बटे डी, स्मॉल डी है ना इधर, कैपिटल डी। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, लेमडा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो हमको चाहिए क्या, अच्छा टेन थीटा का बस मान बीटा बाई लेमडा, फिर इसको रोक देते हैं ना, केवल बीटा बराबर फ्रिंज से मतलब है हमें, म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर कैपिटल डी बटे स्मॉल डी इंटू बीटा। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर कर दो, डी बाई स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, यानी फ्रिंज चौड़ाई में इतना परिवर्तन आ जाता है। पहले फ्रिंज चौड़ाई कितना थी, लेमडा डी बटे डी, लेकिन अब फ्रिंज चौड़ाई कितना हो जाती है, डी बटे डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये हो जाएगा परिवर्तन। ये देखना चाहते हैं कि अगर कांच की पट्टिका लगाए हैं, चौड़ाई जो बीटा होती है उसमें परिवर्तन क्या होता है। तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये जो बीटा है
जब हम लोग कांच की पट्टिका लगाते हैं तो इसका विस्थापन कितना हो जाता है, x विस्थापन, यानी जहां पर पहले बीटा मिलती थी वहां पर अब क्या मिल रहा है, x बिंदु पर विस्थापित हो गया। तो बीटा बराबर हम लोग इसको क्या लिख देंगे, x बराबर कैपिटल D बटे स्मॉल d म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये पहला समीकरण हमारे काम का। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि स्रोत 1 के सामने हम लोग पट्टिका लगाए हैं, अगर स्रोत 2 के सामने पट्टिका लगाएं तो क्या होगा। फिर तीसरा कंडीशन, दोनों के सामने पट्टिका लगा दें तो क्या होगा। तो देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट ये हो गया स्रोत, ये हो गया S2, ये हो गया S1 और इधर हो गया पर्दा। तो अगर पर्दा इधर रखा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसके सामने भी कांच की एक पट्टिका लगा दिए जिसका अपवर्तनांक μ1 और मोटाई T1। इसके सामने भी कांच की पट्टिका लगा दिए, इसका अपवर्तनांक μ2 और मोटाई T2। तो परिवर्तन या विस्थापन डेल्टा x कितना होगा, μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2। अगर डेल्टा x का मान क्या आ जाए प्लस तो अपवर्ड शिफ्टिंग होगी, और अगर डेल्टा x क्या आ जाए माइनस तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी, और अगर डेल्टा x क्या आ जाए जीरो, नो शिफ्टिंग। तो देखना इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर S1 के सामने पट्टिका लगाओगे तो फ्रिंज प्रतिरूप जो होता है ऊपर विस्थापित होगा, S2 के सामने अगर पट्टिका लगाओगे तो फ्रिंज प्रतिरूप नीचे विस्थापित होता है। दोनों के सामने पट्टिका लगा दो तो जिसके अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा उधर विस्थापित होगा। भाई इसका अगर अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा तो विस्थापन ऊपर होगा, इसका ज्यादा रहेगा तो विस्थापन नीचे होगा। अगर दोनों का बराबर मान है तो कहीं विस्थापित नहीं होगा, यानी जीरो आ जाएगा। भाई दोनों का मान अगर समान रहे म्यू और टी तो मान कितना आएगा, जीरो, और जीरो आएगा तो कहीं भी विस्थापन नहीं होगा। तो अगर एक स्लिट के सामने रखोगे ऊपर वाले के तो विस्थापन ऊपर हो जाएगी, S2 के सामने रखोगे तो विस्थापन नीचे हो जाएगा। अगर दोनों का मान बराबर है तो विस्थापन होगा ही नहीं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि किसी फ्रिंज प्रतिरूप में स्लिट के सामने क्या लगा दिया जाए, पट्टिका, तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित होता है। मतलब जो फ्रिंज पहले बिंदु P पर मिलती थी वो अब किसी और बिंदु पर मिलेंगी। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल फ्रिंज प्रतिरूप का विस्थापन हो जाता है, या ऊपर होगा या नीचे होगा या जीरो होगा। समझे। पट्टिका रखने पर निष्कर्ष लिखना, पट्टिका रखने पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा अपरिवर्तित रहती है। पट्टिका रखने पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा अपरिवर्तित रहती है, केवल फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित होता है। पट्टिका रखने पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा अपरिवर्तित रहती है, केवल फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित होता है, केवल फ्रिंज प्रतिरूप विस्थापित होता है। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखना, यदि पट्टिका S1 स्रोत के सामने रखी है, यदि पट्टिका S1 स्रोत के सामने रखी है तो फ्रिंज प्रतिरूप ऊपर विस्थापित होता है। तो फ्रिंज प्रतिरूप ऊपर विस्थापित होता है, और पट्टिका S2 स्रोत के सामने रखी है तो
और पट्टी का S2 स्रोत के सामने रखी है तो फ्रिंज प्रतिरूप नीचे विस्थापित होता है। फ्रिंज प्रतिरूप नीचे विस्थापित होता है। लास्ट आखिरी पॉइंट, यदि S1 व S2 दोनों स्रोत के सामने पट्टिका रखी हो तो, तीसरा पॉइंट लिखना है, यदि S1 व S2 दोनों स्रोत के सामने पट्टिका रखी हो तो ये नीचे का जो 3 पॉइंट लिखे हो ना, यही है मतलब। S1 के सामने रखोगे तो अपवर्ड शिफ्टिंग, S2 के सामने रखोगे तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग, दोनों के सामने रखोगे तो वो आंसर बताएगा कि किधर शिफ्ट होगा। यदि S1 का मान ज़्यादा होगा तो अपवर्ड, S2 का मान ज़्यादा होगा तो डाउनवर्ड, दोनों का मान बराबर है तो नो शिफ्टिंग। समझे?